हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल कॉमर्स टॉपर पर। कल हमने डायरेक्ट टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की पार्ट 1 अपलोड की थी। आज हम रिटर्न फाइलिंग का पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियो एमकॉम, एमबीए, बीकॉम, बीबीए, नेट, जेआरएफ और अदर कॉमर्स कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो इसे बहुत ही ध्यान से इसे वॉच करें। अगर इस वीडियो के किसी टॉपिक पर आपको समझ नहीं आता है तो आप उसे कमेंट एरिया में हमें कमेंट कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा सेक्शन है 142 सबसेक्शन 1। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि इंक्वायरी करेगा असेसिंग ऑफिसर, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। असेसमेंट यानी कि जब आपकी रिटर्न को फाइनल कर दिया जाता है और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाता है असेसिंग ऑफिसर द्वारा, उसको असेसमेंट कहते हैं। तो असेसमेंट से पहले इंक्वायरी जब की जाती है उसको 142 सबसेक्शन 1 में किया जाता है। इस इंक्वायरी में वो क्या मांग सकता है? वो आपसे कह सकता है कि जो आपने रिटर्न में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी डॉक्यूमेंट दीजिए, उसका प्रूफ दीजिए। अगर आपने कोई अकाउंट्स बनाए हैं तो अकाउंट्स भी आप प्रेजेंट करें। तो ये आपके रिटर्न की इंफॉर्मेशन और अकाउंट्स का नोटिस कहा जाता है। तो इसको ROA कहा जाता है, RIA कहा जाता है, रिटर्न इन्फो एंड अकाउंट्स, यानी कि इसमें रिटर्न की इंफॉर्मेशन और अकाउंट्स को मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट और प्रूफ्स को मांगा जाता है। तो ये कौन इशू करता है बेटा? ये असेसिंग ऑफिसर इशू करता है नोटिस। किसको? SSC को करता है। इफ नॉट फिल्ड रिटर्न विद इन टाइम लिमिट, अगर उसने टाइम लिमिट के अंदर अपनी रिटर्न को दाखिल ना किया हो तो भी ये नोटिस दिया जाएगा, और अगर टाइमली उसने दाखिल कर दिया हो तो भी ये नोटिस दे सकता है और उसके लिए उसके अकाउंट्स और उसकी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अगर उसने टाइम के बाद लिमिट, जो टाइम लिमिट दी गई है उसके बाद रिटर्न करी हो तो उसको साथ में क्लैरिफिकेशन भी देना होगा कि उसने लेट क्यों कर दिया। तो 142 में वो इंफॉर्मेशन, रिटर्न की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। उसके बाद 143 क्या कहता है? 143 कहता है बेटा कि प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न इंटीमेट, के ये इंटीमेशन दिया जाएगा। इसमें एक तरह से ऑर्डर होता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसको असेसिंग ऑफिसर ने चेक कर लिया, और उसके चेक करने के बाद असेसिंग ऑफिसर का जो भी व्यू होता है, जो भी ऑर्डर होता है, वो 143 सबसेक्शन 1 में दिया जाता है। तो इसमें 100% ऑफ रिटर्न टू बी चेक, पूरी 100% रिटर्न इसमें चेक की जाती है। उसमें कोई गलती ना हो तो ये भी चेक किया जाता है। जैसे अर्थमेटिकल गलती हो सकती है, गणितीय अशुद्धि हो सकती है। 26A फॉर्म जो होता है, 26A फॉर्म में आपकी जो आप टैक्स जो है आप TDS वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, GST टर्नओवर की इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस इन्फॉर्मेशन में अगर कोई मिसमैच हो रहा हो तो उस मिसमैच को भी 143 में जो है बताया जाएगा। उसके बाद डिसअलाउंस ऑफ लॉस इफ रिटर्न फिल्ड आफ्टर ड्यू डेट, और इसमें यह भी बताया जाएगा कि आपने अगर ड्यू डेट के बाद कोई रिटर्न फाइल की है तो उसमें आपके जो भी लॉस होंगे उनको डिसअलाउ किया जाने का कारण भी बताया जाएगा। तो 143 सबसेक्शन 1 में वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। और ये एक तरह से ये ऑर्डर होता है कि जैसे आपने ये मान लीजिए कि आपने जो रिटर्न भरी है वो एक केस है, ठीक है, एक वो सूट है, और उस केस का जो फैसला होता है, उसका जो ऑर्डर होता है, वो 143 सबसेक्शन 1 में दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ एरर, अगर कोई आपको उसको गलती लगती है, असेसिंग ऑफिसर को कोई इसमें कमी है, तो वो नोटिफाई करता है SSC को और वेट करता है रिस्पांस का, और वो वेट होता है 30 दिन का। 30 दिन का वो समय देता है कि आप अपना जो है इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, जो आपकी इनकम टैक्स में रिटर्न में ये गलती है। और अगर असेसिंग ऑफिसर के 30 दिन के अंदर भी अगर SSC उसको सही नहीं करता है या उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है तो फिर उसके बाद उसको इंटीमेट किया जाता है, और वो समय जितना भी दिया जाएगा वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर होता है कि वो कितना भी समय दे सकता है। परंतु इस केस को कंप्लीट करने का एक पूरा समय दिया गया है, 1 साल होता है, और ये फाइनेंशियल ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके 1 साल के अंदर अंदर 143 सबसेक्शन 1 के तहत इंटीमेशन देना होता है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न का। तो इस टाइम लिमिट के अंदर ये कंप्लीट करना होगा असेसिंग ऑफिसर को। इसके बाद 143 सबसेक्शन 2 नोटिस ऑफ स्क्रूटनी।
स्क्रूटनी यानी कि आपके जो रिटर्न है उसको जो है उसके लिए जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं वो मांगे जाते हैं। आपकी रिटर्न को चूज़ किया जाता है कि इस रिटर्न की सारी जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उनको वेरीफाई किया जाए और उसमें देखा जाए कि कोई इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं है, कोई सही तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया है, तो उसको नोटिस ऑफ स्क्रूटनी कहते हैं। तो टू मेक असेसमेंट, इसमें असेसमेंट करने के लिए 193 सबसेक्शन 3 तो एक नोटिस दिया जाता है 143 सबसेक्शन 2 का, और ये एसएससी को दिया जाता है और 6 महीने के अंदर दिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 6 महीने के अंदर, इन विच रिटर्न वाज फिल्ड, रिटर्न जो फिल की गई हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये नोटिस 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस दिया जाता है स्क्रूटनी का। और स्क्रूटनी इज ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में स्क्रूटनी का ऑर्डर निकाला जाता है और उस ऑर्डर को 12 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लीट करना होता है। असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 12 महीने के अंदर ये ऑर्डर को कंप्लीट करना पड़ता है, स्क्रूटनी के ऑर्डर को। 143 बात करते हैं। 143 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में मैं बता दूं कि ये पावर देता है असेसिंग ऑफिसर को कि वो अपनी जजमेंट के हिसाब से कुछ भी असेसमेंट कर सकता है, कि कोई भी टैक्स लगा सकता है, तो उसको बीजेए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहा जाता है। बहुत ही खतरनाक ये सेक्शन है और एसएससी के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर वो इसमें पकड़ा जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सारी पावर असेसिंग ऑफिसर के पास होगी। वो चाहे उस पर टैक्स ना लगाए, वो चाहे उस पर बहुत सारा टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे, पर उसके पास कोई सुनवाई की नहीं की जाएगी। तो ये असेसमेंट कब किया जाता है? अगर 4 गलतियां हो गई हों। कौन सी? कि उसने अपनी रिटर्न जो फाइल उसे करनी थी 139, 1, 4 या 5 में, तो वो ना कर पाया हो, फेलर हो टू फर्निश ROI, रिटर्न ऑफ इनकम। दूसरी, फेलर टू कंप्लाई विद नोटिस, उसको 142 सबसेक्शन 1 का इंफॉर्मेशन, रिटर्न इंफॉर्मेशन और अकाउंट का जो इंक्वायरी नोटिस था उसको उसने कंप्लाई, यानी कि उसका कोई जवाब ना दिया हो, उसको फॉलो अप ना किया हो। तीसरा, उसे जो ऑडिट करने के लिए कहा गया हो 142 सबसेक्शन 2A में स्पेशल ऑडिट, वो उसने वो ऑडिट ना करवाया हो। और चौथा, कि उसे जो 143 का स्क्रूटनी का सबसेक्शन 2 का जो स्क्रूटनी नोटिस दिया गया हो उसको उसने फॉलो अप नहीं किया हो, उसका कोई रिप्लाई ना दिया हो। तो ये अगर वो 4 में से कोई भी गलती करता है तो उसको BJA बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में लाया जाएगा, और ये असेसिंग ऑफिसर की कृपा पर निर्भर होगा कि वो उसे कितना टैक्स लगाता है। दूसरा, इसमें क्या वो होता है कि नो रिफंड कैन बी इश्यूड अंडर सेक्शन 144 में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, आ जाता है, तो उसको किसी भी प्रकार का रिफंड इशू नहीं किया जा सकता। और 12 असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 12 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को। उसके बाद 144C रेफरेंस टू DRP कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, यानी कि अगर असेसिंग ऑफिसर और असेसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जो वो जजमेंट देता है असेसी और असेसिंग ऑफिसर, असेसी उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जा सकता है DRP में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में। तो इस पैनल में 3 आदमी बैठते हैं, 3 CIT होते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं, CIT होते हैं, और वो 3 CIT उस मैटर को देखते हैं, उस जजमेंट, उस मैटर को भी देखते हैं, फिर उस मैटर में जो जजमेंट दिया गया है असेसिंग ऑफिसर द्वारा उस जजमेंट को भी देखते हैं। अगर उनको लगता है कि उस जजमेंट में कोई कमी है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो इसके लिए डायरेक्शन भी इशू करते हैं असेसिंग ऑफिसर को 9 मंथ के अंदर अंदर। तो जैसे ही उनको नोटिस मिलता है, जैसे ही उनके पास मैटर आता है, तो 9 महीने के अंदर अंदर उनको डायरेक्शन देना होता है। तो असेसिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? IT हो सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, डेप्यूटी कमिश्नर हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, या जॉइंट कमिश्नर हो सकता है। तो ये असेसिंग ऑफिसर होते हैं। तो ये अगर कोई ऑर्डर जारी करते हैं तो सबसे पहले ड्राफ्ट ऑर्डर बनाते हैं और वो भेजते हैं SSC को, और उसकी राय लेते हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं तो वो अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है बेटा, वो ऑब्जेक्शन दे सकता है अपना, 30 दिन के अंदर अंदर उसको ऑब्जेक्शन देना होगा। अगर वो ऑब्जेक्शन उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस का भी नेट भेज सकता है कि यस, वो अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, और अगर ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन के अंदर उसको ऑब्जेक्शन देना होगा। उसके बाद फाइनल ऑर्डर निकलेगा बेटा, फाइनल ऑर्डर निकलेगा, 1 महीने के अंदर फाइनल ऑर्डर पहुंच जाएगा। अगर
फाइनल ऑर्डर पहुंच जाता है, उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जा सकता है डीआरपी में, डीआरपी में वो अपील कर सकता है, जहाँ पे डीआरपी पैनल बैठता है उसको इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं, आईटैट कहते हैं, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो एपिलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है और वहाँ पे अपना जो है बात रख सकता है। तो ये है हमारा 144C रेफरेंस टू डीआरपी। तो इसके बाद हमारा आ गया 147। 147 क्या कहता है? 147 ये कहता है, सेक्शन 147 असेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अगर कोई ऐसी इनकम जो छुपाई गई हो या कोई ऐसा पैसा जो छापे में मिला हो और जिसको माना गया हो कि ये इनकम है, जिसको पिछले सालों में जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, तो उसका असेसमेंट 147 में किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स छापे मारता है, आप न्यूज़ में देखते हैं, तो उन छापों में जो भी पैसा बरामद होता है उसको 147 में देखा जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि क्या ये ऐसा पैसा है जिसको छुपाया गया था। तो इसमें असेसिंग ऑफिसर को रीज़न भी देना होता है, टू बिलीव, क्या रीज़न, उसके पास एक रीज़न होना चाहिए कि भाई ये जो पैसा मिला है ये वो पैसा है जो पिछले सालों में जिस पे टैक्स छुपाया गया हो, टैक्स ना दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है कि उसमें कोई गॉसिप नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी बात ना हो जो केवल मिथ्या वर्ण हो, झूठी हो, केवल लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया हो, तो गॉसिप ना हो, फैक्चुअल बात हो, उसमें फैक्ट हो, उसमें डॉक्यूमेंट के साथ पूरे रीज़न हो। उसके बाद असेसिंग शेल सेंड नोटिस देगा 148 का एसएससी को, जिसके यहाँ पे पैसा मिला हो या जिसके पास उस तरह की कोई इनकम मिली हो, कि भाई आप अपनी रिटर्न दोबारा से फाइल करें। और ये दो तरीके से हो सकता है कि असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के 4 साल के अंदर ये नोटिस जारी करना पड़ता है, और इफ़ इनकम अगर 1 लाख से ज़्यादा इनकम है जो एक्सकेप की गई है तो उस कंडीशन में 2 साल का इंक्रीज़ हो जाता है, तो 6 साल होता है। तो कुल मिला के कहूँ कि जब प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता है तो 5 साल, अगर 1 लाख से कम है तो 5 साल के अंदर नोटिस दिया जाएगा, और अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 7 साल के अंदर नोटिस देना होगा असेसिंग ऑफिसर को 148 का एसएससी को, कि वो दोबारा से अपना जो है रिटर्न दाखिल करे। और इसके साथ साथ उसको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा इनकम टैक्स कमिश्नर का, अगर उसको कोई रिक्वायर्ड होता है तो वो अप्रूवल भी ले सकता है। उसके बाद कुछ इसकी कंडीशन है कि असेसिंग ऑफिसर बाउंड होता है टू सप्लाई रीज़न देने के, अगर एसएससी मांगता है कि भाई आप रीज़न दीजिए, जो आप मुझ पे कार्रवाई कर रहे हैं उसका रीज़न दीजिए कि मैं रिटर्न दोबारा से फाइल करूं, तो असेसिंग ऑफिसर बाउंड होता है, उसको रीज़न देना होगा कि वो उसने क्यों दोबारा से रिटर्न मांगा है 148 में। उसके बाद मर इंक्रीज इन टर्नओवर ड्यू टू डिजिटल पेमेंट, अगर डिजिटल पेमेंट में इंक्रीज होता है तो उसको बिलीव माना जा सकता है कि टर्नओवर में भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद एसएससी कैन क्लेम नो डिडक्शन, एसएससी किसी भी प्रकार का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है जो उस वाली इनकम पर जो छुपी हुई हो, जिसको ये माना गया हो कि ये छुपी हुई इनकम हो, और किसी भी प्रकार का कोई भी रिलीफ नहीं उसको दिया जाएगा। एसएससी असेसिंग ऑफिसर कैन ड्रॉप असेसमेंट, असेसिंग ऑफिसर जो कार्रवाई चल रही है 147 की और 148 की उसको वापस ले सकता है, अगर वो ये सेटिस्फाई हो जाए कि जो पैसा मिला है उस पैसे पे टैक्स दे दिया गया है और टैक्स में कोई चोरी ना की गई हो, तो वो कार्रवाई को वापस ले सकता है। टैक्स रेट की बात करें तो टैक्स रेट उसी साल का टैक्स रेट होता है जिस साल की इनकम मानी जाती है, और उस पर साथ में पेनल्टी भी और इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। टाइम लिमिट की बात करें तो इसमें 12 महीने का समय, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में 12 महीने का समय इसमें दिया जाता है, और उस 12 महीने के अंदर 148 का नोटिस जरूर दे देना चाहिए। 148 नोटिस जैसे दिया जाएगा उसके 12 महीने के अंदर इस कार्रवाई को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक,
रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक सेक्शन 154 है। तो 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, यानी कि कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करना, रेक्टिफाई करना। तो असेसिंग ऑफिसर कैन रेक्टिफाई अ मिस्टेक, वो मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है। नॉट डिबेटेबल मिस्टेक, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिस पे कोई डिबेट हो सकती हो। इट इज़ अपेरेंट इन एनी ऑर्डर पास बाय अथॉरिटी, अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है और उसमें कोई मिस्टेक है तो असेसिंग ऑफिसर उसको रेक्टिफाई कर सकता है। दूसरा, इंटीमेट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, उसको इंटीमेट देना पड़ेगा 143 सबसेक्शन 1 में। इफ रेक्टिफिकेशन डन बाय सेल्फ, अगर रेक्टिफिकेशन खुद कर लिया जाता है, शुड बी विद इन 4 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर पास, 4 साल के अंदर जैसे ही ऑर्डर पास हुआ हो। इफ रेक्टिफिकेशन डन बाय अप्रूव बाय एसएससी विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ अप्रूव रिसीव्ड, और जैसे ही कोई ऑर्डर किसी को रिसीव होता है एसएससी को और वो उसमें कोई इसको गलती लगती है तो वो 6 महीने के अंदर इसको सही करा सकता है। और अगर असेसिंग ऑफिसर को समय दिया गया है 4 साल और एसएससी को केवल 6 महीने का समय दिया गया है, तो एसएससी चाहे तो उसे 6 महीने के अंदर सही करा सकता है ऑर्डर में कोई मिस्टेक हो, और असेसिंग ऑफिसर 4 साल के अंदर अपने ऑर्डर में रेक्टिफाई कर सकता है। और वो ऐसा ऑर्डर होना चाहिए जिस पे किसी भी प्रकार की डिबेट ना हो रही हो। उसके बाद सेक्शन 156 डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस, अगर आपने कोई टैक्स आपका पेमेंट करना था, आपने या तो पूरा टैक्स पेमेंट नहीं किया या कुछ कम टैक्स पेमेंट किया, कुछ बैलेंस रह गया हो, तो एक डिमांड नोटिस निकलता है 156 में। तो एनी अमाउंट बिकम्स पेबल ड्यू टू एन ऑर्डर पास, असेसिंग ऑफिसर शुड नोटिस एसएससी टू पे अमाउंट विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर। तो इसमें 30 दिन का समय दिया जाता है, असेसिंग ऑफिसर 30 दिन का समय देता है एसएससी को कि आप ये पेमेंट जो है इतना आपको टैक्स निकल रहा है और आप इस टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, विद उसमें ब्याज भी बताया जाता है कि इतना ब्याज है और इतना आपका टैक्स है। तो व्हेन असेसिंग ऑफिसर ऑफ केस चेंज succeeding assessing should continue from where procedures left you unless SSC demand case to be reheard. If authority can enter any place at which, कुल मिला के बात यही है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है डिमांड नोटिस का पेमेंट करना ज़रूरी है। अगर कोई डिमांड नोटिस का पेमेंट नहीं किया करता है तो उसको फिर एक नोटिस दिया जाता है और उसमें पेनल्टी का भी प्रावधान कर दिया जाता है। तो ये था हमारा 156 डिमांड नोटिस। ये थी हमारी आज की वीडियो डायरेक्ट टैक्स की आपकी रिटर्न फाइलिंग का पार्ट 2। अगर वीडियो में आपको कोई टॉपिक पे किसी भी दिक्कत है, किसी सेक्शन में कोई आप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके कमेंट एरिया में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसके पार्ट 3 में। तब तक आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।